हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। बिना समय गवाए बढ़ते हैं अगेन, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखो, क्लैट 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें लाइव क्लासेस हैं, बुक्स हैं, मॉक टेस्ट है, पर्सनल मेंटरशिप है। 7 बुक्स आपके घर पे आने वाली हैं। 21,999 का ये ओनली कोर्स है। अगर आप 2 साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन 32,999 का हमारा विजेता कोर्स है, जिसको आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। अगर आप एनएल सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर प्रारंभ बैच। डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करनी है। इन सभी कोर्सेज की डेमो क्लासेज जो भी रिसेंट हुई होंगी वो वहाँ पे मिलेंगी, पूरी डिटेल्स मिलेंगी, टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप ऐप पे या डायरेक्ट कॉल करके किसी भी चीज़ को अपने क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, पहला आर्टिकल है यूनियन मिनिस्टर हाउस टॉस्ड बाय मोब इन इम्फाल। देखो, मणिपुर क्राइसिस ना खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, और अब वंस फॉर ऑल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पेपर जो चेंज हुआ है ना, इसकी बात नहीं करनी है, कुछ हुआ ही नहीं है ये मान के चलो, क्योंकि एक्चुअल में आपके ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, जो बात श्योर है। तो उसके बारे में हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। ठीक है, मार्क्स कितना बाइफिकेशन होगा, मैंने आपको एक एवरेज बाइफिकेशन टेलीग्राम पे डाल दिया है, बट थोड़ा बहुत 1-2 नंबर ऊपर नीचे अगर जस्ट इन केस क्लैट ने किया तो भी कोई इशू नहीं है ना, अपन तो हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, तो अब बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। देखो, मणिपुर क्राइसिस ना, इट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर, क्योंकि ये अभी चलने वाला है, ये खत्म नहीं होने वाला है, और डेली कुछ नए नए इंसिडेंट होते जा रहे हैं। बट एग्जाम में क्या ये इंसिडेंट काम में आएंगे? नहीं। मणिपुर क्राइसिस का जो पूरा बेस है ना, ये आएगा एग्जाम में। और कोई ऐसा इवेंट अगर फ्यूचर में हो जाए जो ना होना चाहिए, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, तो वो एग्जाम में अगर बनेगा तो बनेगा। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, वायलेंस कंटिन्यू है मणिपुर के अंदर, हम सबको पता है। मणिपुर के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स राजकुमार रंजन सिंह जी हैं, ये किसी काम से कोच्चि गए हुए थे। इनका एक घर है वहां पे इम्फाल के अंदर, उस घर को जला दिया गया मॉब के द्वारा। इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा है कि मैंने बहुत हार्ड एंड मनी से मैंने वो बनाया है, और लेकिन इस तरीके की चीज़ें करना सही नहीं है, और सारी बातें यहाँ पे कही है। तो ये इंसिडेंट हुआ है। मणिपुर क्राइसिस हमने लास्ट मंथ पूरा डिटेल में देखा था। आज फिर सेशन में अभी मैंने पीपीटी में ही ऐड कर दिया है, तो वो भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। नेहरू लाइब्रेरी रिनेम्ड ट्रिगर्ड वॉर ऑफ वर्ड्स। तो देखो, दिल्ली के अंदर ना एक नेहरू लाइब्रेरी थी जिसका पूरा नाम था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर लाइब्रेरी। इस पे बहुत कंट्रोवर्सी अभी चल रही है। कंट्रोवर्सी क्या चल रही है भाई? कांग्रेस वाले आवाज उठा रहे होंगे कि भाई क्यों कर रहे हैं ऐसा वैसा, तो वो ये न्यूज़ है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो, आपके सर आपको सब चीज़ पहले ही पढ़ा देते हैं, न्यूज़ में बाद में आता है। ये एडिटोरियल में आया हुआ है, क्या आया हुआ है? JCPOA के बारे में। क्या है JCPOA? जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। और किस नाम से जानते हैं हम इसे? ईरान न्यूक्लियर डील। और किस नाम से जानते हैं हम? P5+1 नेशन डील। पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, कुछ नहीं तो 6-7-8 बार कर लिया है। रिसेंट में आज से 2 या 3 दिन पहले ही मैंने किया था, जब मैंने कहा था कि स्टूडेंट ने कहा है कि सर ये थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए, तो मैंने कहा चलो रिवाइज करा देते हैं। तो ईरान न्यूक्लियर डील अपन ने किया हुआ है, अपन को इसको वापस से करने की जरूरत नहीं है। मेरा आज का क्विज का क्वेश्चन ईरान न्यूक्लियर डील से ही है आप लोगों को। मुझे ये बताओ, क्या पूछूं क्या पूछूं क्या पूछूं क्या पूछूं क्या पूछूं क्या पूछूं? ठीक है ठीक है, यही क्वेश्चन पूछते हैं। ईरान न्यूक्लियर डील से जब यूएस बाहर आ गया था, ठीक है, तो बाकी ईरान न्यूक्लियर डील में जितने भी मेंबर्स थे, P5+1 में से जो यूएस को हटा दो तो बाकी मेंबर थे, उन्होंने ईरान के साथ व्यापार करने के लिए ना एक सिस्टम निकाला था। ठीक है, मैं आपको पूरा सिस्टम का नाम भी बता देता हूं, डैश बार्टर मैकेनिज्म। ये डैश में क्या आएगा ना, ये बताना है, इसका एक नाम है, तो ये कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, ये किया गया था बार्टर सिस्टम के थ्रू, जैसे कि भाई डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते थे, यूएस ने मना कर दिया था, तो बार्टर सिस्टम के थ्रू जो है वो ट्रेड को करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए बात कही थी। ठीक है, तो वो वाली बात है। लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक्स थे, क्या नाम था, वो सब तो आपको मैंने बताया हुआ है। आपको अभी सिर्फ कमेंट सेक्शन में मुझे ये नाम बताना है कि इस बार्टर मैकेनिज्म के आगे क्या लगेगा। ठीक है, बाकी ईरान न्यूक्लियर डील अपन नहीं कर रहे।
मिसाइल टारगेट काइव एज अफ्रीकन पीस मिशन विजिट्स यूक्रेन। देखो अफ्रीकन पीस मिशन क्या है, अफ्रीकन कंट्रीज के ये ग्रुप बन के आए हैं, तो ये पहले यूक्रेन विजिट कर रहे हैं, फिर ये आपका रशिया भी विजिट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूक्रेन के प्रति इनकी हमदर्दी है, ये रशिया के भी विजिट करेंगे और दोनों कंट्रीज से ये गुहार लगा रहे हैं कि भैया पीस टॉक्स कर लो। यूक्रेन के जो हेड हैं भैया जेलेंस्की, उन्होंने तो मना कर दिया मैंने कुछ नहीं करना है, और रशिया में जाएंगे तो वहाँ की वहाँ देखेंगे। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, साइरिल रामाफोसा। चलो देखो इतनी चीज़ें ना, एक चीज़ आपको समझनी होगी कि बहुत सारी इवेंट्स होती हैं वर्ल्ड अफेयर्स में, पर सब कुछ हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर फ्यूचर में कोई इवेंट इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए इसका कंटेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। तो अभी अपने को ये पता होना चाहिए कि हाँ ये लोग गए हैं, समझ रहे हो। अब देखो एक चीज़ और मैं इसी पे ऐड करना चाहूँगा कि देखो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, आपको शायद पता हो कि यूएस से पढ़े हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनका यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो अपने कंट्री का नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वो जैसे हर टॉक्स की बात को झुकने को मना कर देते हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें। एक सिंपल सी बात है, बहुत बार आप एज ए स्टूडेंट हो या फिर आप अपने पापा को देखते होगे, पेरेंट्स को देखते होगे, रिलेटिव्स को देखते होगे कि कहीं जब फैमिली की नीड पड़ती है तो फिर वो अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं। तो यहाँ पे जेलेंस्की जी है ना, ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उस चीज़ में इंडल्ज ही नहीं होना चाह रहे हैं पीस टॉक्स में, इस तरीके की चीज़ों में। देखो रशिया इज पावरफुल एंड यू नीड टू एक्सेप्ट इट। देखो दो लोगों में लड़ाई हो रही है, खली में लड़ाई हो रही है और मेरे में लड़ाई होने लग जाए। अब खली भाई 7 फीट का, मैं उसको यूं देख रहा हूँ और वो मुझे यूं देख रहा है, पर मैं उसके सामने गया सीना चौड़ा करके कि नहीं भाई मैं भी जिम करता हूँ, मैं तुझे मारूंगा, तब क्या होगा, वो तो मुझे मार ही देगा। पर मैं उसके सामने गया, मैंने कहा भाई मुझे पता है पावरफुल हो, मेरे को लड़ाई नहीं करनी है, बातचीत से सॉर्ट करो। कहने का मतलब ये ना कि भाई आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा यूक्रेन को कि रशिया इज पावरफुल, थोड़ा सा झुकें, उनकी बात समझें और फिर चीजें करें। पर जहां पीस टॉक की बात आती है जेलेंस्की कुछ कमेंट पास कर देते हैं, तो ये एक इशू है। जेलेंस्की एक कॉमेडियन रह चुके हैं, एक वकील थे, एंड आई थिंक इज एन एक्टर ऑल्सो। एंड आपको याद होगा मैंने शायद बताया भी था कि जो हमारी एक मूवी थी क्या नाम है यार, RRR, उसमें वो जो गाना है जो जिसको अभी अवार्ड मिला है वो वहीं पे शूट हुआ था जेलेंस्की के घर के बाहर। चलो यहाँ पे देखो ना, ये आर्टिकल काफी पुराना है पर ये मैं अभी कवर क्यों कर रहा हूँ। एक पुलिस प्रशासन का तरीका था जिसको ना रेवेन्यू पुलिस कहते थे। आप में से आई थिंक किसी को शायद ही पता हो इसके बारे में, क्योंकि ये इंसिडेंट भी लास्ट ईयर का था, तो ये रेवेन्यू पुलिस क्या होती है ना ये नहीं पता होगा आपको। देखो ये अंकिता भंडारी वाला इंसिडेंट है, आप लोगों ने शायद उस समय अगर क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे होंगे तो न्यूज़ में सुन लिया होगा कि उत्तराखंड में घटना घटी थी। होटल में एज ए रिसेप्शनिस्ट इन्होंने ज्वाइन किया था, फिर उस होटल के मालिक का लड़का, उस होटल का जो मालिक था वो एक बीजेपी के एक्स बंदे थे, उनका लड़का था, तो वो उन पे फोर्स कर रहा था कि तुम प्रोस्टिट्यूशन में जाओ एंड होटल में आ रहे जो गेस्ट हैं उनके साथ प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो। वो नहीं मानी तो इनको शायद नदी में धक्का दे के मार डाला गया उनके द्वारा। तो पहले क्या हुआ कि हमारे देश में ना बहुत जगहों पे तहसील पुलिस चलती है, तहसील पुलिस चलती थी, चलती है नहीं, चलती थी। रेवेन्यू पुलिस जिसको हम बोलते हैं, ये मोस्टली हिल एरियाज में चलती थी और ये ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई थी। आई थिंक 1884 और में स्टार्ट किया था, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई थी। क्यों लाई गई थी, देखो क्या होता था कि जो ये हिल स्टेशंस होते थे ना, हिली एरियाज होते थे, यहाँ पे क्राइम कम था, तो नॉर्मल पुलिस को यहाँ पे रखेंगे तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा। तो फिर वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जैसे जो तहसीलदार और ये सब होते थे उन्हीं के अंडर में चीज़ों को कर दिया जाता था, तो वही रेवेन्यू पुलिस होती है। इस मामले में ना उत्तराखंड की रेवेन्यू पुलिस का कॉन्सेप्ट न्यूज़ में आ गया था, जिसपे फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि भैया ये क्यों कर रखा है। इवन 2008 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार को कह दिया था कि इस पुलिस प्रशासन सिस्टम को खत्म करो, लेकिन ये करा नहीं गया था। बस इस केस के बाद अभी उत्तराखंड में इसको खत्म कर दिया गया है। देखो जब मामला क्या था ना कि जब ये बच्ची गायब हुई थी अंकिता, तो उस समय हुआ ये कि इनके पेरेंट्स ने जब कंप्लेन करने की कोशिश करी तो ये जो तहसील पुलिस थी, रेवेन्यू पुलिस थी, इन्होंने कंप्लेन लिखने को ही मना कर दिया। तो ये कोई सिस्टम नहीं है, पुलिस ही नहीं है वहाँ पे, ये एक्स्ट्रा ड्यूटी निभाते थे ऐसी जगहों पे एक उस गांव के आसपास। तो उन्होंने फिर जो है ना कंप्लेन लिखने को मना कर दिया और बहुत टाइम लग गया इन्हीं सब चीज़ों में। और इनकी रेवेन्यू पुलिस की जो सहायता थी ना वो भी उस क्रिमिनल को मिल रही थी, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू पुलिस वॉज ब्रॉट बाय
ब्रॉट बाय द ब्रिटिशर्स ओवर सर्वेगो व्हेन क्राइम इन द हिल एरियाज वाज लो। मोटिव क्या था? मनी एंड रिसोर्स को सेव किया जाए। यूनिक रेवेन्यू पुलिस सिस्टम, सिविल ऑफिशियल्स ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैव द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द रेगुलर पुलिस। अब आप ये समझ रहे होगे ना कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम क्या है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सिंपल काम क्या है कि भैया कोई भी मैटर जो है फंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिशियल इज टू मेंटेन लैंड कल्टीवेशन एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ विलेजेस एक्सेट्रा, इस तरीके की चीजें करना। पर यहाँ पे इनका काम क्या था कि रेवेन्यू पुलिस ऑफ द एरिया फाइल्स एंड एफआईआर, इन्वेस्टिगेट भी करेगी जिसको कुछ नॉलेज नहीं, जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं करी है, अरेस्ट भी करेगी एंड चार्जशीट भी लोकल कोर्ट में लेके जाएगी। आप समझ रहे हो, इनको जबकि इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई होगी, इनको ट्रेनिंग दी गई होगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, लेकिन ये काम भी वहां पे कर रहे थे। और जब थोड़े हीनियस क्राइम होते तब ये केस ट्रांसफर कर दिया जाता रेगुलर पुलिस को। ये नहीं सिस्टम था, ठीक है, रेवेन्यू पुलिस का, जिसको खारिज कर दिया गया है अब उत्तराखंड के अंदर भी। इस इंसिडेंट के बाद ये चीज हुई है। तो द रेवेन्यू ऑफिसर्स लाइक पटवारी एंड तहसीलदार, ये सब जो हैं वो फिर पुलिस का काम करते थे इन जगहों पे। तो ये थी 2008 में हाई कोर्ट ने भी इनको आदेश लगाया था खत्म करने को, बट ये किया नहीं गया था। तो वो वाली चीज है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैनी किल्ड इन रियॉट्स इन मणिपुर, गवर्नमेंट इशू शूट एट साइट ऑर्डर। ये पुराना वाला आर्टिकल है। मैंने आपको जैसे कहा कि मणिपुर की क्राइसिस ना एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत न्यूज में आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये क्यों हो रहा है। लास्ट मंथ तो किया ही था, पर रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो मणिपुर जो है ना वो दो भागों में डिवाइड है, एक है वैली रीजन और एक है हिल एरिया, ठीक है। मैटी कम्युनिटी एंड वहां पे एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो रहती हैं, ठीक है। अब अगर आप ये सब ऐसा आपको पता होगा, मैं ना इसको एक्सप्लेन करने की जगह पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग बताना, क्योंकि हमने 2-3 बार किया हुआ है, ठीक है। 65% जनता जो है वो मैटी कम्युनिटी की है, जो 10% लैंड पे रहती है। 90% ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो 35% लैंड पे रहती है। यही था ना। फिर क्या हुआ, ये देखो थोड़ा सा मणिपुर का मैप भी देख लो, ये अपना मणिपुर है, अगल बगल के जो स्टेट्स हैं वो देख लीजिए आप, ठीक है। ये इम्फाल जहाँ पे अभी फायर लगाई गई है यूनियन मिनिस्टर के घर पे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो यहाँ पे ये है ना, मैटी कम्युनिटीज कॉल फॉर एसटी स्टेटस। ये जो मैटी कम्युनिटी है ये अकॉर्डिंग टू द ट्राइबल कम्युनिटी ज्यादा मतलब प्रोग्रेस कर चुकी है कंपेरेटिवली टू द ट्राइबल कम्युनिटी। प्लस ट्राइबल कम्युनिटी हिल्स में रहती है। अगर मैटी कम्युनिटी को भी एसटी कैटेगरी का दर्जा मिल जाएगा तो फिर हिल्स के अंदर वो भी लैंड परचेस कर सकते हैं, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी नहीं चाहती है। और इवन अगर आप इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट देखें तो 40 आउट ऑफ 60 सीट जो है ना वो मैटी कम्युनिटी के लोगों के पास ही है। तो ट्राइबल कम्युनिटी का ये कहना है कि भैया ये ऑलरेडी इतने ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, तो अब इनको किस बात का रिजर्वेशन देना। अब मैटी कम्युनिटी क्यों मांगता है? मैटी कम्युनिटी इसलिए मांग रही है कि देखो उनके पास लैंड कम है, आप देख सकते हैं 10% लैंड में दे आर लिविंग। तो उनका ये कहना है कि भैया हम ऐसे तो खत्म ही हो जाएंगे। फिर दूसरा ये है कि देखो जब देश को आज़ादी मिली थी उससे पहले मैटी कम्युनिटी एसटी कैटेगरी में होती थी, बाद में खत्म कर दिया गया। उनका कहना है कि हम तो जब भारत में मिले तब उस समय तो हमको मिला हुआ था, अब हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये वाली दिक्कत आती है। एंड मिलिटेंसी एंड ये सब भी चीजें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स होती है। देखो 1949 तक मणिपुर वॉज अ प्रिंसली स्टेट, तो व्हेन मणिपुर गॉट इनटू इंडिया देन आवर कंट्री डिसाइडेड कि भैया ये जो मैटी कम्युनिटी है आगे चलते हुए एसटी स्टेटस खत्म हो जाएगा। लेकिन मैटी कम्युनिटी का ये कहना है कि व्हेन वी मिक्सड इन इंडिया, तो उस समय हमारे साथ तो भाई ये चीज हुई थी ना कि हम थे एसटी कैटेगरी में, बट देखा आपने क्या हुआ। तो ये वाली चीजें हैं, ठीक है। तो मणिपुर वॉज प्रिंसली स्टेट टिल 1949, इट वॉज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, तो फिर वो बाद में मिक्स ही हो गया है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हो गया है, बैकग्राउंड भी हो चुका है, रीजनिंग बिहाइंड द डिमांड हो चुका है, ठीक है। अब इसमें बेसिक चीजें इतनी ही हैं, बाकी तो इसमें जो भी नए नए इवेंट्स आते रहते हैं वो कंटेक्स्ट के लिए हम समझते चलेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो मैं अब लास्ट में ना एक बहुत ही छोटी सी कहानी आप लोगों को बताते हुए सेशन को एंड करूंगा। ये सभी ने हम सभी ने सुनी हुई है ये कहानी। एक रैबिट था भाई, हाँ, एक रैबिट था और एक टॉर्टोइस था, कछुआ। हमने ये रेस की कहानी सुनी है, आप सभी ने सुनी है, मुझे ये कहानी आपको बताने की जरूरत नहीं है। कौन जीता था उस रेस के अंदर? रैबिट बहुत तेज भागा था, कछुआ धीरे धीरे भागा था, लेकिन जीता कौन था? कछुआ। कछुआ तब भी जीता था, कछुआ आज भी जीतेगा।
मतलब मेरा ये कहना है, मुझे ना स्टूडेंट्स लोगों से एक दिक्कत है, शिकायत क्या है कि यू पीपल आर नॉट कंसिस्टेंट। आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, इस वीडियो को पॉज करो, अपने दिल पे हाथ रखो, शीशे के सामने जाओ और अपने आप से पूछो, क्या आप डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो? क्या आप अपना 101% दे रहे हो? अगर जवाब आता है हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर जवाब आता है नहीं तो सोचो ऐसा क्यों हो रहा है। जिंदगी देखो यहाँ नहीं है, जिंदगी एनएलयू जाके है, उसके आगे जाके है। और एनएलयू भी यार जब कोशिश कर रहे हो टॉप 5 एनएलयूज की करो ना, जिससे कि लाइफ आसान हो। हम क्यों पढ़ाई करते हैं, हम क्यों मेहनत करते हैं? कि लाइफ आसान हो ना। तो लाइफ आसान कहाँ हो कि जहाँ पे 100% प्लेसमेंट है, जहाँ अच्छी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं, वो कहाँ है? वो टॉप 5 एनएलयूज में। तो उसके लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। ये खेल नहीं है बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे का, वही वाली बात है। यू नीड टू डू हार्ड वर्क विथ कंसिस्टेंट एफर्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब सिर्फ हार्ड वर्क का जमाना है, अब आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, लेकिन सिर्फ स्मार्ट वर्क आपको कहीं लेके नहीं जाएगा। आप 10 घंटे मत पढ़िए, आप 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे पढ़ाई करिए, लेकिन वो पढ़िए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पैनिक जो एक चीज होती है ना, ये मुझे बहुत अजीब लगती है। स्टूडेंट्स इतना ज्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं। जैसे 120 मार्क्स का हुआ है ना, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, कोई सब्जेक्ट भी नया ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, क्या करना है भाई? 120 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, मॉक्स तो अवेलेबल हैं, कल से क्लैट पॉइंट भी दे देगा, टेलीग्राम पे 1-2 तो आने ही लग गए। तो भाई क्यों टेंशन लेनी है? क्यों डरें कि क्या होगा, जो होगा कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। यही है ना कि क्यों डरें कि क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा, यही तो है ना। तो मेरा ये कहना है कि आप पूरे समय पढ़ाई करो। आप पूरे समय मतलब आप कंसिस्टेंटली 2 घंटे दे रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो, पहले इतना तो करो। जैसे किसी ने कल से पढ़ाई शुरू करी, अब वो सोचेगा मैं 6 घंटे पढ़ने लग जाऊंगा, ऐसा थोड़ा होता है। रियलिस्टिक रहो, पहले 2 घंटे करो, फिर 2.5 पे जाना, फिर 3 पे जाना, फिर धीरे धीरे बढ़ाना। अब ये तो छुट्टियां चल रही हैं, इसमें नहीं करोगे तो कब करोगे? और जो ड्रॉप ईयर में तुम्हारे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है भाई, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? जो 12th वाले उनका तो चलो समझ में आता है, एक बार की 3-4 घंटे पढ़ पाते हैं। ड्रॉप ईयर वाले 8 घंटे क्यों नहीं दे पा रहे हो भाई? 10 घंटे क्यों नहीं दे पा रहे हो? करना क्या है? अगली साल फिर ड्रॉप लोगे क्या? नहीं लोगे ना। तो कंसिस्टेंट रहो। कछुआ तब भी जीता था, आज भी जीतेगा। वी डोंट वॉन्ट यू कि आप 12 घंटे एक दिन पढ़ो, अगले दिन कुछ मत पढ़ो। हम ये चाहते हैं 3 घंटे एक दिन पढ़ो, लेकिन अगले दिन फिर 3 घंटे पढ़ो। तो ये वाली चीज करनी है। तो दिस इज इट यार, थैंक यू सो मच। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं आप लोगों से कल। फिर कल आई थिंक संडे है क्या? कल नहीं मिलेंगे, फिर मंडे मिलेंगे, है ना। जय हिंद, जय भारत।